गाइज ये है डिजिटल एरा। आज का समय जहां पर हम हर चीज डिजिटली कर रहे हैं। इस पेंडेमिक सिचुएशन ने और कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, हर किसी के हाथ में एक मोबाइल फोन आपने जरूर देखा होगा। चाहे वो आपकी ऑनलाइन सर्विसेज का लुफ्त उठाना हो, अपने कन्वीनियंस पर पढ़ाई करने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, या कोई भी ऐसी चीज हो जो आप लोगों को डिजिटल बनाती है, हमारा डिजिटाइजेशन करती है। ये एक एरा है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल एरा। और इसी डिजिटल एरा के साथ साथ बहुत सारे फायदे आते हैं और बहुत सारे नुकसान हमारे सामने आते हैं, जिनके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो सीरीज के अंदर। ये जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, एक डिजिटल एरा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। और मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि इस डिजिटल एरा में हम जी तो रहे हैं, पर ऐसे क्या क्या नुकसान हैं जो हमें यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। और ये जो वीडियो सीरीज है, ये कोई स्पेशलाइज्ड सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या फिर किसी ऐसे लोगों के लिए जो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है। ये मैं बनाने वाली हूँ हर उस नॉर्मल इंसान के लिए जो इस वक्त पर कोई ना कोई डिजिटल इक्विपमेंट को यूज करता है, ऑनलाइन सर्फिंग करता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर सभी लोग जिनको स्मार्टफोन यूज करना आता है, उन सभी के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। एक बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस के साथ में एक छोटा सा कॉमन सा पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस पूरी सीरीज के अंदर, जिसका नाम मैंने रखा है साइबर सिक्योरिटी इन नटशेल। जहां मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या मतलब होता है साइबर सिक्योरिटी का, कि क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, एक्चुअली में उसका मतलब क्या होता है, क्या उनसे रिलेटेड कॉमन मिथ्स होती है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। आप अक्सर सोचते होंगे कि इस डिजिटल एरा के अंदर हम रह रहे हैं, हम पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, हम शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, मूवीज ऑनलाइन देख रहे हैं, ऐसे तमाम चीजें हैं जो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। बट साथ ही साथ गाइज आपके दिमाग में जरूर एक सवाल आता होगा, जिसको सोचकर मैं ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, कि क्या ये सब करते समय आई एम सेफ और नॉट। क्या आप लोगों के दिमाग में कभी आया है कि ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, ये अक्सर न्यूज में आती है कि इन पर साइबर अटैक हो गया है, रैंसमवेयर अटैक हो गया है एंड व्हाट नॉट। हमने ये बहुत सारी चीजें पढ़ी है, सुनी है, वीडियोस देखे हैं। और अक्सर अगर आप लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपने कहीं ना कहीं मुझसे इन सारी चीजों के बारे में सुना होगा। एक छोटी सी फाइनेंशियल फ्रॉड से लेकर एक साइबर डेट तक, ये बहुत बड़ा एक डोमेन है जो हमारा एज अ कॉन ऑफ दिस डिजिटल एरा आता है। हम सब काम ऑनलाइन कर रहे हैं, बट क्या आप लोग समझते हैं कि कितना सेफ आप लोग हैं? अगर नहीं समझते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और मैं ये वीडियो इस तरीके से डिजाइन करके आई हूँ, जहां पर मैं आपको बिल्कुल कॉमन तरीके से एकदम लेमन लैंग्वेज के अंदर साइबर सिक्योरिटी से बिल्कुल आप लोगों की दोस्ती करवाने वाली हूँ। मैं कुछ भी टेक्निकल टर्म नहीं यूज करने वाली हूँ, आपको बिल्कुल बेसिकली बताने वाली हूँ कि मतलब क्या होता है। और आप अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ऐसे कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, तो आप अपने आप कैसे पता लगा सकते हो कि आप कितने सेफ हो। क्योंकि ये एक ऐसा डोमेन है गाइस जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं अगर समझते हैं, तो लोग हमें अक्सर फूल आउट कर लेते हैं। अक्सर हमको ऐसी चीजें बताई जाती है कि हम आपके कंप्यूटर को सेव करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके कंप्यूटर को वो बॉट बना लेंगे। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। आप कितने सेफ हो ये आप डिसाइड करिए, कोई और नहीं। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो मैं अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम अदिति शर्मा है। अनअकैडमी यूजीसी नेट इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेती हूँ, और साथ ही साथ में अनअकैडमी पर एक सर्टिफाइड एजुकेटर हूँ। वहां पर मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेती हूँ, जिसमें दो तरीके की क्लासेस गाइज हम लोग लेते हैं। आपकी एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है जो मैं डेली पर्पज पे आप लोगों के लिए लेती हूँ, सुबह के समय पर। ये आपकी क्लास होती है 8:30 बजे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए होती है पेड क्लास। इस पेड क्लास के अंदर हम लोग प्लस कोर्स जो है आप लोगों के लिए क्रिएट करते हैं, जहां पर हम लोग आप लोगों से डिस्कस करते हैं आप जिस भी कैटेगरी में पढ़ाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी की कंप्लीट तैयारी अपन अकेडमी के साथ कर सकते हैं। अदिति 10 क्या है? अदिति 10 गाइस एक रेफरल कोड है जिसे आप यूज कर सकते हो किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए, और आपको 10% डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंटली मिल जाएगा। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको कहाँ मिलूंगी, तो गाइज जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे और उसमें कैटेगरी डालेंगे एनटी यूजीसी नेट डोमेन, उस डोमेन में मैं आप लोगों को मिलूंगी एज माय प्रोफाइल। और इस प्रोफाइल पर यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा एक फॉलो का बटन। फॉलो करने के कोई फीस नहीं होती है। आप जैसे ही किसी एजुकेटर को फॉलो करने लगोगे, आपको सभी के सभी नोटिफिकेशंस जो है वो लाइव मिलने लगेंगे,
ताकि आप लोग आ सके, लाइव क्लासेस ले सके, स्पेशल क्लासेस ले सके, एक एजुकेटर के साथ में अपने पैरेलल्स ड्रॉ कर सके, समझ सके, उनकी स्टाइल को अडेप्ट कर सके। और अगर आपको लगता है कि आप उस एजुकेटर के साथ में पूरा साल पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर आप आराम से अपना प्लस कोर्स लेकर अपनी पढ़ाई रेगुलर रख सकते हैं। चलिए गाइस, शुरू करती हूँ आज का डेटा, या आज का कहूँ कि एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। इस पूरी क्लास के अंदर ना मैं आप लोगों को कभी कोई नोट्स बनाने के लिए कहूंगी, ना मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ कि क्या है ये, कैसा है, या आपसे कोई इंटरेक्शन करने वाली हूँ। शांति से बैठिए और आधा घंटा सिर्फ मेरी बात सुनिए, और जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं आपसे पूछने वाली हूँ ऐसे 10 इंपॉर्टेंट सवाल, जिससे आप एक्सेस अपने आप करोगे कि क्या आप सेफ हो या आप सेफ नहीं हो। फिर बता दूं कि इस कंप्लीट वीडियो को मैंने इस एंगल से डिजाइन किया है कि मैं यहाँ पर ना ही कोई साइबर सिक्योरिटी के लेक्चर्स दे रही हूँ, ना ही मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी, ना मैं आपको काली लिनक्स सिखाने वाली हूँ, ना ही कोई टेक्निकल चीज सिखाने वाली हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग सुधारना चाहती हूँ। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आप चाहे आप लोगों को इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में, आप आगे जाना चाहते हो तो भी, अगर आपको नहीं आगे जाना है बट आप बस इतना चाहते हो कि भाई मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, आपका लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो क्या मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ सेफ, यानी कि हर वो इंसान जो आज के समय पर किसी भी तरीके से डिजिटल इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है, उनके लिए ये वीडियो मैंने डिजाइन किया है। बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है उनके लिए अच्छी नींव जो है, अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोग तैयार करोगे। और गाइज, अगर आपका प्लेटफॉर्म अच्छा होगा तो अपने आप आपकी जो बिल्डिंग है, जो स्टोरेज है, वो बहुत अच्छी होगी। तो दोनों ही लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये पूरी सीरीज मैंने डिजाइन की है। अभी मैं आप लोगों को 5 सेशन इसके देने वाली हूँ, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं कंटिन्यू करूं, तो मैंने पूरा का पूरा एक कोर्स इसका डिजाइन किया है, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे दूंगी अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे तरीके बताऊंगी कि अगर इन 10 क्वेश्चंस का जो जवाब है वो पॉजिटिव नहीं आता है, तो किस तरीके से उन्हें पॉजिटिव बदलना है। और इन 20 वीडियोस के बाद में ये मैं गारंटी करती हूँ कि बेसिक लेवल पर आप सभी लोग बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट के अंदर आ जाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और भी अच्छी बात है, सोशली इंटरैक्ट करते हैं और भी अच्छी बात है, अपनी फोटोज डालते हैं, अपना डेटा डालते हैं, ट्विटर, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें क्या होती है, हम जो है इन वेबसाइट्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। कैसे ट्रस्ट करते हैं, वो ईमेल आईडी पूछता है, हम ईमेल आईडी दे देते हैं, वो हमसे हमारे फोन नंबर्स पूछ लेते हैं, कुछ वेबसाइट्स तो हम फोन नंबर दे देते हैं, हमसे कुछ पासवर्ड्स मांगते हैं, कुछ लॉगिन्स मांगते हैं, हम सारी चीजें दे देते हैं, और हम क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा जो लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पर ये मीम आप लोगों को दिख रहा है, ये पिछले कुछ सालों में बहुत फेमस हुआ था। आपसे बेसिकली बोला जाता है कि हमने आपका सारा डेटा ले लिया है और अच्छे से उसको सेफली रखा है, और अब आप बिल्कुल सेफ हो, एकदम ऑनेस्टली आप लोगों से बोलते हैं। पर अगर आप लोगों ने कभी उसके नट शेल के अंदर जाके देखा हो, तो क्या आप जानते हैं कि कितना आप सेफ हैं? वाकई में जो आपका डेटा इन सभी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आप लोग डालते हो, इन सोशल नेटवर्किंग्स पे आप डालते हैं, क्या आप जेन्युइनली मानते हो कि आप सेफ हो? बस वही एक्सेस करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने वाली हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में आपका जो डेटा है उसको करप्ट तरीके से यूज किया जा रहा है, आप ही के डेटा को आप ही के अगेंस्ट यूज करके आप ही को क्रिमिनल बना दिया जाए। सोचिए कभी ऐसा हो जाए तो। अगर आप लोगों ने कभी मेरी क्लासेस अटेंड करी है या कभी भी मुझे बात करते हुए सुना होगा, तो अक्सर मैं इस डोमेन के बारे में बात करती हूँ। हाल ही में बहुत एक फेमस वेब सीरीज है जो चल रही थी गाइस, सोशल डिलेमा। उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो इवन आप लोग फोन पर बातचीत कर रहे हो, आप लोग इवन दिमाग में भी सोच रहे हो, आप देखते हैं अपने गूगल फीड के अंदर वही चीज आप लोगों को रिकमेंड करी जाती है। ऐसा कैसे हो रहा है, ये जो सारा कनेक्शन है ये कैसे हो रहा है? इन सभी का आंसर है गाइस आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज के टाइम पर ऐसी कोई चीज नहीं बची है, माइंड यू, कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं हो। इस वक्त मैंने ये घड़ी पहनी है, ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है। इस वक्त जो लैपटॉप मैं यूज कर रही हूँ वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख पा रहे हैं तो वो भी इंटरनेट की बदौलत है। आप ये वीडियो लेक्चर्स जिस भी फोन में देख रहे हो वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप जिस घर में बैठे हो उसमें भी इंटरनेट लगा। मतलब एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हम हर जगह इंटरनेट से रिलेटेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे लिए क्रिएट करती है लूप होल्स, यानी कुछ ऐसे दरवाजे खोल देती है जिनसे चोर हमारे घर के अंदर आ सकते हैं। अब वो कैसे होते हैं, क्या होता है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक डेटा दिखाना चाहती हूँ गाइस। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये मैप नॉर्स ने दिया था। नॉर्स एक ग्लोबल फर्म है गाइस, जो सिक्योर्ड
जो ट्रांसमिशन है उसके बारे में बात करती है। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के जो पूरा डोमेन है उसके अंदर नॉर्स एक ऐसी ग्लोबल फर्म है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और हाई टेक कंपनीज को। उन्होंने कुछ साल पहले एक मैप रिलीज किया था, और अगर आप लोग स्क्रीन को ध्यान से देखें ना गाइस, ये और कुछ नहीं, मैं आपको एक साइबर वॉरफेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। साइबर वॉरफेस का क्या मतलब होता है? साइबर वॉरफेस की किस तरीके से दुनिया की जो अगली सबसे बड़ी लड़ाई होगी, शायद वो न्यूक्लियर वेपन से हो या ना हो, उससे पहले वो कहा जाता है कि वो साइबर स्पेस की होगी, साइबर टेरर की होगी, और उसी को बोला जा रहा है साइबर वॉरफेस। उन्होंने ये बताया है। नॉर्स एक बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट है गाइस, और एक ऑथेंटिक फर्म है जो इन सभी चीजें को रिलीज करती है, और उन्हीं का डेटा मैं आप लोगों को यूज करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है, ये जो छोटा सा हमारा पासवर्ड का जो लूप होल है, ये छोटा सा हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर जो आप लोग वनरेबिलिटीज छोड़ देते हैं, ये कितने बड़े लेवल पे जा सकती है। जैसा मैंने आप लोगों को बोला, एक 100 रुपए के फाइनेंशियल फ्रॉड से लेकर साइबर डेथ तक सब कुछ पॉसिबल है गाइस, और आने वाले समय में आप इसके बारे में और ज्यादा पढ़ने वाले हैं। अगर आप में से कुछ लोग लॉ से रिलेटेड होंगे, उन्होंने जरूर बहुत सारी चीजें लॉ के बारे में पढ़ी होगी। एक ऐसा लॉ है गाइस जो आने वाले समय में हम सबसे ज्यादा सुनने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब है साइबर लॉ। साइबर लॉ के अकॉर्डिंग बहुत सारी जो है साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज निकलती है, बहुत सारे साइबर पनिशमेंट्स होते हैं, अलग अलग साइबर टेररिज्म होते हैं जो किसी भी रीजन की वजह से हो सकते हैं। इवन जो असैसिनेशन होते हैं वो भी साइबरली हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो डोमेन है, ये सब कुछ आता है गाइस साइबर सिक्योरिटी के अंडर। इसी को आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए बिगिन करते हैं कि अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, साइबर अटैक्स के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये हो सकता है वो हो सकता है। तो बेसिकली इन सब का सॉल्यूशन क्या है? इन सब के सॉल्यूशन के लिए आता है मेरा फेवरेट हीरो और आपका भी फेवरेट हीरो, वो है साइबर सिक्योरिटी। और किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी हमें ये साइबर वॉरफेयर से दूर रख सकता है, या हमें ये जो पूरा टेररिज्म है, एक तरीके का टेररिज्म ही है, इनसे बचा के रखता है। इनके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस आज इस वीडियो में करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी सबसे बेसिक लैंग्वेज में कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। आपने बहुत सारी डेफिनेशन साइबर सिक्योरिटी की सुनी होगी, आप लोग बस वर्ड का पोस्टमार्टम करिए और आपको मतलब समझ में आ जाएगा। पहला वर्ड लिखा है साइबर और दूसरा वर्ड लिखा है सिक्योरिटी। मैम हम दोनों वर्ड को अच्छे से समझते हैं, भाई बहुत बढ़िया बात है। साइबर मतलब क्या होता है? हर वो चीज जो इंटरनेट से रिलेटेड है, नेटवर्क से रिलेटेड, वो साइबर में आती है। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्शन, जी नहीं, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दोनों अलग चीजें होती है। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन जो होता है वो हम इंटरनल सिस्टम से लगाते हैं, और जो सिक्योरिटी होती है वो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रखते हैं। यानी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये मेरा एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो एक साथ काम कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जिसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उसके ऊपर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। इन सॉफ्टवेयर को आपस में क्या क्या रखने की जरूरत है? प्रोटेक्शन रखने की जरूरत है, क्योंकि ये इंटरनल टू द सिस्टम है। अब ये जो बाहर की बड़ी सी दुनिया है, ये जो साइबर है, ये बहुत बड़ा सा जो आपका नेटवर्क है, जिस जिससे ये कंप्यूटर बात करता है, जिस जिससे ये कंप्यूटर किसी भी वे में इंटरैक्ट करता है, ईमेल रिसीव कर रहा है, फोन आई मीन फोन तो नहीं, ईमेल रिसीव कर रहा है, या किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उनसे इसे चाहिए सिक्योरिटी। यानी कि उसे क्या चाहिए? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक सिक्योरिटी चाहिए। तो साइबर सिक्योरिटी है क्या? साइबर सिक्योरिटी हमारा वो हीरो है जिसमें वो सारी प्रोसेसेस आती है, वो सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व की जाती है, जिसमें वो हमारे सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, हमारे नेटवर्क को और हमारी जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो उन सभी को बचा के रखता है साइबर अटैक्स से। अब ये साइबर अटैक्स क्या है? अटैक्स आप सब अच्छे से जानते होंगे, मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया है, और आने वाले वीडियो सीरीज में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। चाहे वो मैलवेयर हो, चाहे वो फिशिंग हो, आप सभी ने बहुत पॉपुलरली सुना होगा रैंसमवेयर के बारे में, जो अभी रिसेंटली न्यूज में भी आता है। आप सिर्फ गूगल सर्च करके देखिए टॉप 10 रैंसमवेयर साइबर अटैक्स इन रीसेंट टाइम्स, और आपको जेन्युइन रीसेंट टाइम्स में दिखाएगा कि पिछले 10 महीने में कितने अटैक्स हो चुके हैं। तो ये इतने कॉमन हो चुके हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को पता है कि भाई साइबर अटैक का मतलब क्या होता है। ऑल दो हम लोगों को उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पता हो या ना पता हो, बट हमें बेसिक आइडिया होता है कि साइबर अटैक क्या होता है। किसी भी तरीके से अगर मैं आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचा रही हूँ यूजिंग इंटरनेट, उसे मैं साइबर अटैक की कैटेगरी में डाल सकती हूँ। ठीक है। अब ये जो आपके साइबर अटैक्स है, ये बहुत इनोवेटिव और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से आ रहे हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारा सिस्टम जो है वो बॉट बन जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक नया वर्ड जरूर इंट्रोड्यूस करूंगी, जिसे हम बोलते हैं ज़ॉम्बी। देखिए गाइस, ज़ॉम्बी का क्या मतलब होता है? आप सभी ने जरूर हैलोवीन चीजें देखी होंगी,
सुना भी हो उनके बारे में। ज़ॉम्बी क्या होता है? ज़ॉम्बी वो होते हैं ना, डेड से लोग होते हैं, वो टेढ़े-मेढ़े से लोग होते हैं, फिर वो घूमते-फिरते हैं। वो भूत की पिक्चरों में हमको डराने के लिए जो दिखा दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही बात कर लीजिए। ज़ॉम्बी मतलब क्या होता है? जिसके दिमाग पर बेसिकली कैप्चर कर दिया गया है। अब वो मर चुका है और उसको कोई पता ही नहीं, कोई एक्सटर्नल पावर है जो उसको चला रही है। बिल्कुल वैसी ही बात होती है यहाँ पर। ज़ॉम्बी एक ऐसा डेड कंप्यूटर है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका कंप्यूटर एक बॉट बन चुका है, मतलब एक रोबोट की जैसे काम कर रहा है, एक एक ऐसे मशीन के जैसे काम कर रहा है जो ज़ॉम्बी बन चुका है और कोई और है, यानी कि कोई हैकर है या कोई भी एडवर्सरी है, कोई भी थर्ड पार्टी है जो उसे कंट्रोल कर रही है। बेसिकली जो ऑथराइज्ड इंसान है वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब हमारे जो कंप्यूटर हैं वो इतने ईज़िली ज़ॉम्बी बन जाते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता है और हमारे कंप्यूटर से कब कोई अटैक हो जाएगा ये हमें भी नहीं पता होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। हमें भी नहीं पता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो एक बॉट या फिर एक ज़ॉम्बी बन चुका है और वो अटैक कर रहा है। हमें कब पता चलेगा? जब हमारे घर पे साइबर पुलिस आएगी और आप लोगों के आईपी एड्रेस को बोलेगी कि भई आपके आईपी एड्रेस से एक क्राइम हुआ है जिसे साइबर क्राइम बोल रहे हैं और आप लोगों को ले जाया जाएगा और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के अंदर हमें साइबर पनिशमेंट मिल जाएगा। तब हम लोगों को रियलाइज़ होगा कि शायद ये वीडियो लेक्चर कंप्लीटली देख लेना चाहिए था। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। अब ये जो साइबर अटैक्स होते हैं, इनमें सबसे पॉपुलर क्या होते हैं? हमारे सिस्टम को टैम्पर करने वाली चीज़ें, जो भी मैंने डेटा स्टोर किया है उसको चुराने वाली चीज़ें, आपकी जितने भी रिसोर्सेज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट करना, जो भी चीज़ें आप लोग करते हो उन्हें एक्सप्लॉइट करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेना आपके सिस्टम में जिसको टारगेट सिस्टम बोला जाता है, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे आपके पासवर्ड्स, जैसे आपकी लॉगिन आईडीज़, जैसे आप लोगों का एसबीआई कार्ड का सीवीवी नंबर, आपके ओटीपी नंबर्स, इन सभी को हैक कर लेना, इन सभी पर एक्सेस लगा लेना। आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, किसी भी बिज़नेस की जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ करप्शन कर देना, आपके रैनसमवेयर अटैक करना ताकि वो आपकी डेटा को चुरा ले और उस डेटा के बदले आपसे रैनसम माँगे, पैसा माँगे। काली पहाड़ी वाला एग्ज़ाम्पल याद रखिएगा, जिसे नहीं पता है, बेसिकली जैसे पुरानी फ़िल्म्स में होता था कि भाई किडनैप कर लिया जाता था और फिर काली पहाड़ी के पीछे से फ़ोन आता था कि इतने पैसे दीजिए और जाके विक्टिम को छुड़ा लीजिए। बिल्कुल वैसा ही होगा, आपके कंप्यूटर को बिल्कुल लॉक कर दिया जाता है और आपसे पैसे माँगे जाते हैं। अगर मैं आपको इसका एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल दूँ तो थोड़े समय पहले आप लोगों ने बिटकॉइन बहुत फ़ेमस तरीके से सुना होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे दोस्त भी होंगे जिन्होंने उनमें इन्वेस्ट भी किया होगा और अब वो पछता भी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में वो बैन हो चुका है। वो क्यों हुआ था? क्योंकि एक्चुअली में जो आपके रैनसमवेयर अटैकर्स थे वो बिटकॉइन के अंदर ही आप लोगों से पैसा मांग रहे थे। ठीक है गाइस, तो अब ये सारी जो चीजें होती है इनसे हम कैसा पता लगाएं कि क्या हम प्रोटेक्टेड हैं या नहीं प्रोटेक्टेड हैं। क्या हम सच के अंदर इतने वनरेबल हैं हैकर्स के लिए? ये पता लगाना कि आप कितना, हम लोग स्ट्रेंथ है हमारे अंदर, हमारे डिफेंस कितने अच्छे हैं, ये पता लगाने के लिए मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ 10 क्वेश्चंस और आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट के अंदर वो आंसर करने हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप लोगों के पे डिपेंड करता है कि क्या आप ऐसे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, या सिर्फ आप लोगों को एक बुकवर्म बनना है और बस वैसे ही आगे बढ़ना है लाइफ में। इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। मेरा काम है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट ला के दे सकूं। अगर आप इसे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आप लोगों से पूछती हूँ सवाल कि किस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्टेड मानते हो? क्या आप सच में मानते हो कि आप एक वल्नरेबल सिचुएशन में हो? मैं आप लोगों से कुछ कॉमन मिथ्स भी डिस्कस करने वाली हूँ जो मैं अपने थर्ड वीडियो में डिस्कस करूंगी कि कुछ ऐसी कॉमन मिथ्स होती है, लाइक फॉर एग्जांपल हमें क्या लगता है कि यार हम तो एक कॉमन आदमी है, एक स्टूडेंट ही तो हैं, या फिर हमारा तो एक छोटा सा यार डिपार्टमेंटल स्टोर है, हम पर कोई क्या ही कर लेगा, एक फेसबुक पे पिक्चर डालने से कोई क्या ही कर लेगा यार, हम नहीं यार, ये बड़े बड़े लोगों के साथ में होता है, ये कॉग्निजेंट जैसी कंपनी, ये मल्टीनेशनल कंपनीज, ये टाटा बिरला की काम है, हम पे कोई साइबर अटैक नहीं करेगा। सबसे पहला मिथ यही होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा डिटेक्शन एंड रिकवरी वाला मिथ। मतलब हम क्या मानते हैं कि भाई होने तो दो अटैक, उसके बाद देख लिया जाएगा, जो हर इंडियन की भाई अप्रोच होती है। हम हर चीज में यही करते हैं, देखते हैं भाई, देख लेंगे, जो होगा देख लिया जाएगा। सही बात है। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए हमको यहाँ पर मैं आपको एक चीज जरूर डिफाइन करना चाहूंगी। देखिए गाइस, यहाँ पर जब मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करती हूँ या प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल दी साइबर अटैक्स की बात करती हूँ ना, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो चीज होती है, ये जो मिथ है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के साथ ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो आपका प्रिवेंशन सिस्टम है वही आप लोगों को बड़े से बड़े साइबर अटैक से बचा सकता है, ना ही कोई एंटीवायरस जैसी चीज या कोई आपकी डिटेक्शन और रिकवरी वाली स्कीम।
मेरे कहने का ये मतलब है, आज की डेट में जो भी एंटीवायरस आप लोगों के पास में होगा, हो सकता है कि बहुत अच्छा अप टू डेट कल शाम को ही अपलोड किया हो या फिर कल शाम को ही इंस्टॉल किया है आपने अपने सिस्टम में एक एंटीवायरस। फिर भी मैं नहीं मानती कि वो आपके कंप्यूटर को पूरी तरीके से सिक्योर रख सकता है। गाइस, एंटीवायरस का मतलब होता है कि सिस्टम में अगर कोई वायरस आ गया है तो उसको ढूंढना और उसको रिमूव करना, बट स्कैन करके उसे रिमूव करना। बट अगर मान लीजिए कि आज सुबह कोई एक नया वायरस बना है और वो नया वायरस के थ्रू हैकर ने आपके कंप्यूटर के अंदर हैकिंग की है, तब आप उससे कैसे बचेंगे? आप तो बोलेंगे कि अरे यार, कल शाम को ही तो एंटीवायरस अपडेट किया था। बट व्हाट इफ कि आज के टाइम पे आज सुबह होकर एक नया वायरस बना और आपके सिस्टम को उसने बिल्कुल अच्छी तरीके से ज़ॉम्बी बना लिया। सो व्हाट नाउ? है ना? तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है, वो आपको समझनी होगी, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कि बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से और बहुत नए-नए तरीके से अब हमारे सामने हैकिंग हो रही है। स्पेशली जैसे-जैसे डिजिटल एरा बढ़ता जाएगा, आपके लूप होल्स और वल्नरेबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ती जाएँगी। क्यों बढ़ती जाएँगी? हमारी आदतों की वजह से। कैसी आदतें? आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछती हूँ। क्या आप सच में जानते हैं कि आपके कंप्यूटर पे किस तरीके की इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं? हम कभी ये सोचते भी नहीं हैं। जो आया कंट्रोल एस, जो आया कंट्रोल एस। जो भी चीज़ें आपके आ रही है, डाउनलोड हो रही है, चलो ठीक है, बैक में कुछ डाउनलोड हो रहा है, चलो ठीक है। कुछ भी चल रहा है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या आप वाक़ई में जानते हैं? मुझे बताइएगा कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, किस टाइप का डेटा है जो आप अपने एक सिस्टम के अंदर स्टोर करते हो? इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, कुछ पिक्चर्स हो सकते हैं, पासवर्ड्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर स्टोर करते हो, ईमेल्स हो, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ डिटेल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो। आपके प्रोफेशनल डेटा हो सकता है, वर्किंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऑथेंटिकेशन डिटेल्स हो सकती है, आपके इनवॉइसेज़ हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपकी कुछ कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्सेशंस हो सकती है। मान लो कि आपने बहुत बढ़िया 1 करोड़ की डील करी थी, उस डील के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख रखी हो, या फिर इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आप लोग बोलते हो क्लाउड पे। कुछ लोग होते हैं ना मेमोरी सेवर, ऐसे मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो क्लाउड सेवर है, सॉरी, जो डेटा सेवर है, मेमोरी सेवर है। वो क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे कुछ भी सेव करके नहीं रखते। वो बोलते हैं यार, सिस्टम की मेमोरी ज़बरदस्ती क्यों कंज़्यूम करना, आराम से गूगल आपको दे तो रहा है 1-2 जीबी का डेटा, है ना? तो गूगल ड्राइव पे क्या करते हैं, सारी चीज़ें जाके स्टोर कर देते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं? तो ये जो होता है ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, इन पर आप लोग डेटा रखते हैं या नहीं रखते हैं? ये भी आप बताइए मुझे। दूसरा सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि किन-किन तरीके की ऑनलाइन सर्विसेज़ आप यूज़ करते हो? देखो गाइज़, मैं एक तरीके से ये डायग्नोस्टिक प्रोग्राम है जो आप लोगों के साथ में लगाना चाहती हूँ। मैं पहले डायग्नोस करना चाहती हूँ कि आपके साथ में क्या-क्या करते हो आप अपने कंप्यूटर के साथ में, है ना? किस-किस तरीके की चीज़ें आप लोग करते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि 11 या 10 या 11 ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज के अंदर, जो अगर हर एक इंसान कर सकता है, जिसको कंप्यूटर आता है, नहीं आता है, इट डज़न्ट मैटर। मैं कोई आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कैसे कंट्रोल पैनल में जाकर ऐसे-ऐसे मैं ये नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे एक नॉर्मल इंसान भी, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट उसे नॉलेज होने की ज़रूरत है। अभी वो स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसके स्मार्टफ़ोन में कैसा-कैसा डेटा वो रखता है। कौन-कौन सी ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज़ है जो वो यूज़ करता है। क्या आपको पता है कि आप कौन-कौन सी ऑनलाइन सर्विसेज़ यूज़ करते हो? ईमेल यूज़ करते हो? कौन-सा सर्च इंजन आप यूज़ कर रहे हो? क्या आप ऑनलाइन मैप्स का रेगुलर इस्तेमाल करते हो? वेदर एप्लीकेशंस होती है, सोशल नेटवर्किंग जैसे कि हम सभी लोग करते हैं, आप सभी लोग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रैवल वेबसाइट्स, वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स, है ना? आपके कितने-कितने पोर्टल्स हैं जिनसे आप चीज़ें डाउनलोड करते हो। पीडीएफ्स का शौक हम सभी को होता है, पता नहीं कहाँ-कहाँ से हम लोग पीडीएफ जो है वो आपकी डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, एक स्पेशल ईमेल आईडी भी बनाई हुई होती है हमने कि हमको अगर किसी ऐसी वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करना है तो हम उस वाली ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पे आप लोग जाते हो और ये मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं, मैं अक्सर इस कॉमन एग्ज़ाम्पल को यूज़ करती हूँ। वॉच दिस मूवीज़ ऑनलाइन फ्री, डाउनलोड एमपी4, फिर फ्री डाउनलोड, डाउनलोड फॉर फ्री, और फिर हम लोग उस वेबसाइट पे जाते हैं और उस वेबसाइट पर हम लोगों से बहुत सारे पॉपअप मेन्यूज़ आते हैं। वी कैन सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज़ बिकॉज़ हम लोगों को उस वक़्त क्या है, हम लोगों को कंप्लीट लस्ट है मूवी देखने का, तो हम सब चीज़ों को एक्सेप्ट, 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 हाँ, ये भी सही है, वो भी सही है, इवन हम तो वीपीएन भी बनाने को तैयार हो जाते हैं। फिर आप बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, जिनको हम सर्च करते हैं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बनने के लिए, कि हम लोगों ने न्यूज़ फीड में बहुत सारी चीज़ें लगाई होती है। बहुत सारे ब्लॉग्स होते हो जो आप लोग पढ़ सकते हो, है ना? ऑनलाइन म्यूज़िक होता है जो हम लोग सुन सकते हैं। इंफोटेनमेंट, आप जैसा जानते हैं आजकल के टाइम का जो है इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट टुगेदर, ऐसी कौन-कौन सी सर्विसेज़ है जो आप लोग यूज़ करते हो? ये ज़रूर एक पेपर पे लिख कर मुझे बताइएगा। तो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा कि कैसा इन्फॉर्मेशन आपके डेटा है?
या आपके कंप्यूटर पे या आपके डिवाइस पर स्टोर है, कौन-कौन सी ऑनलाइन सर्विसेज़ है जो आप यूज़ करते हो, और आपको मुझे ये बताना है कि उन वेबसाइट से जो भी आप डेटा लेके आते हो या जो भी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो, वो आपके लिए एक एसेट है और वो आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है, ये आपको डिसाइड करना होगा। किसी भी इंसान को साइबर सिक्योरिटी अच्छे से समझने के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे लिए इन सारी चीज़ों की वैल्यू क्या है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ गाइज़, मैं आपको एक बहुत कॉमन सा और एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज का एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपकी कॉलोनी में जब चोरी होती है, तब आपको अक्सर ऐसा लगता होगा कि यार कॉलोनी के गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड लगाने की ज़रूरत है। या फिर ऐसा होता है कि भई देश में चोरियाँ हो रही है, तो चोरियाँ तो हो ही रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलने दो। आप मुझे बताइएगा, जब हमारी कॉलोनी में, हमारे पड़ोस के घर में, हमारे पीछे के घर में जब चोर आ जाता है, तब अचानक से हम लोगों को लगता है कि यार हमारा घर भी तो वल्नरेबल है, हमारे घर के अंदर भी चोरी हो सकती है, और फिर हम लोग सिक्योरिटी चाहते हैं या फिर हम लोग सेक्रेटरी के पास जाते हैं हमारी कॉलोनी के कि भाई हमें तो एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। मतलब जब खुद पर बीतती है तब अचानक रियलाइज होता है कि यार ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी हो सकती है, तो इसका तो कुछ ना कुछ क्योर करना पड़ेगा। बिल्कुल वही चीज आप लोगों के लिए होनी चाहिए जब आप कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करते हो, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हो। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक रेटिंग लगाओ और रेटिंग लगा के मुझे बताओ कि आपके लिए ये कितनी वैल्यू रखती है। जैसे आपका सोशल नेटवर्किंग मीडिया है ना, जो आपका सोशल साइट्स है, वो आपके लिए क्या वैल्यू रखती है। मान लो कि आपकी कोई पिक्चर है जो लीक हो जाए, तो आपके लिए क्या है, ये लो वैल्यू रखेगा, मीडियम वैल्यू रखेगा, हाई वैल्यू रखेगा। ये आपके ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड्स है, अब आप जानते हो कि ये बहुत हाई वैल्यू है, भाई आपका जो पैसा आपके अकाउंट में रखा है वो कोई और ले सकता है, अगर ये डेटा मान लो मैं चुरा लूं तो, समझ रहे हो ना। वैसे ही आपकी जो पिक्चर है, अगर मैं ये चुरा लूं तो आपकी पिक्चर से मैं बहुत कुछ गलत कर सकती हूँ, तो ये भी आपके लिए बहुत हाई वैल्यू है। उसी के अलावा अगर मैं मानूं कि ऑनलाइन आपने कोई म्यूजिक जो फाइल है उसे स्टोर करके रखा है, अगर वो कोई और चुरा भी लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली बात तो आपका वो गाना है नहीं, है ना? और अगर है भी तो बढ़िया ही है, चुरा लेगा कोई और भी सुन लेगा, तो वो हमारे लो वैल्यू है। समझ में आया? तो किस तरीके से आपने एसेट को डिजाइन करना है। सर्विसेज मैंने आपको बताई कि आप कौन-कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो और उन सर्विसेज को आपको रेट करना है कि मान लो अगर उस पे अटैक हो जाए तो आप पर क्या बीतेगी? आपके लिए वो बहुत बड़ा सदमा होगा, छोटा सदमा होगा, या आपके लिए ठीक है यार हम काम चला लेंगे, थोड़ा सह लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आती है कि आपने आज तक अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए, जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसके लिए आपने क्या किया? देखो, ये सारी चीज़ें मैं 90% आप लोगों में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं मानती हूँ कि कोई भी अपने आप से करता नहीं होगा। 90% की बात कर रही हूँ। ये हमसे वेबसाइट्स करवाती है। किसी को भी कोई शौक नहीं है कि एसबीआई के अंदर मैं अपना यूपीआई नंबर लगाऊँ। हम कब लगाते हैं? जब वो बोलता है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी जब तक आप एक यूपीआई जनरेट नहीं करते हो, या फिर एक यूपीआई का जो कोड है वो जनरेट नहीं कर लेते हो। तब तक हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जब तक मेरे से जो आपका जीमेल है, वो जब आप अकाउंट उस पर बनाते हो, जब तक वो आप लोगों से ऑथेंटिकेशन नहीं माँगता है, पासवर्ड नहीं माँगता है, किसी के मन में कोई अपने आप से इस अच्छे ख़्याल नहीं आता है कि हम लोगों को इस पे पासवर्ड लगा लेना चाहिए। तो आपने एक्चुअली में क्या-क्या है जो आप यूज़ करते हो? या मैं यूँ कहूँ कि आपसे यूज़ करवाया जाता है। क्या आप पासवर्ड यूज़ करते हो? इस पासवर्ड को यूज़ करने की भी अलग-अलग से यहाँ पर स्कीम्स होती हैं, अलग-अलग वेबसाइट्स के अलग-अलग रूल्स होते हैं। कुछ आपको बोलेंगे कि कैरेक्टर्स को इंक्लूड करो, कुछ बोलेंगे सिंबल्स को डालो। ऐसे इवन आप जब ऑनलाइन फॉर्म्स भरते हो ना, तो उसके अंदर भी आता है। फिर मैं आपसे ये दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ, जो आप पासवर्ड यूज़ करते हो, अगर मान लो कि आप एक स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हो, एक लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हो, इसके अलावा एक टैबलॉइड भी है जो आप यूज़ करते हो, ऐसी बहुत सारी डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हो। इन सारी चीज़ों पर क्या आप सेम तरीके का पासवर्ड यूज़ करते हो या डिफरेंट तरीके का पासवर्ड यूज़ करते हो? ये भी मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी। क्या आपने कभी भी टू स्टेप ऑथेंटिकेशन यूज़ किया है? अब ये क्या होता है टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, ये भी मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूँगी। फिलहाल इतना बताती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि एक स्टेप होता है जिसमें ऑथेंटिकेशन आपका चल रहा है, चलिए कोई बहुत बढ़िया बात है, आपसे लॉगिन मांगा। अब लॉगिन मांगने के बाद में वो आपसे एक ओटीपी भी मांगता है फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो ये टू स्टेप ऑथेंटिकेशन हो जाता है। अक्सर मैं आप लोगों को या जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है, मैं उन्हें हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, हमेशा आपके फोन के अंदर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन को हमेशा यूज करा करें, है ना? तो क्या आप लोग ऐसा करते हो या नहीं करते हो? आप लोगों ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी क्वेश्चन लगा रखा है, अगर सिक्योरिटी ब्रीच होता है, अक्सर ये वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे जिन्होंने कभी ना कभी कोई फॉर्म भरा होगा। फॉर्म भरते समय जैसे अगर नेट का फॉर्म आपने भरा हो, जिस डोमेन में मैं आपको अनअकैडमी पे पढ़ाती हूँ, मैं नेट की बात करती हूँ। जब भी आपने कभी नेट का फॉर्म भरा होगा, नेट के फॉर्म को भरते समय
क्या आप लोगों ने कभी भी ऐसा वो देखा था कि उसमें एक क्वेश्चन बोलता है कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है कि आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर भी आप लोगों से भरवाता है। इन केस अगर आप लोग कभी अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप दोबारा से लॉग इन कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं अपना एक्सेस। तो इस तरीके से क्या आप लोगों ने कभी सिक्योरिटी क्वेश्चन का यूज़ किया है? आपकी जो ईमेल अकाउंट्स है, क्या आप उस ईमेल अकाउंट्स को कनेक्ट करके रखते हो? जैसे कि एक ही एप्लीकेशन पे आप 2 बार इसे यूज़ कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ आप लोग करते हो, बैकअप के लिए आप क्या कर रहे हो? इस तरीके की कोई चीज़ें हैं जो आप लोग यूज़ करते हो? क्या आपने अपना जो सेंसिटिव फ़ोन नंबर है वो डाल रखा है एज़ अ बैकअप सोर्स? तो इन तरीके की सारी चीज़ें आपको सोचनी है और आपको बताना है, तभी देखो ये आपका टेस्ट है, आपका डायग्नोसिस हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आप इनमें से कोई चीज़ यूज़ करते हो, क्या कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हो। अब बात आ जाती है कि चलिए ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। क्या इसके अलावा आपने कभी अपनी लाइफ के अंदर कोई और भी सिक्योरिटी सर्विसेज यूज करी है, लाइक फॉर एग्जांपल योर एंटीवायरस और योर फायरवॉल, कोई मैलवेयर डिटेक्शन या कोई रिमूवल प्रोग्राम आपने यूज किया हो, किसी तरीके की एन्क्रिप्शन एप्लीकेशन आपने यूज करी हो? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे शायद जो की यूज करते होंगे, डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करते होंगे, पॉपअप ब्लॉकर्स यूज करते होंगे, एंटी स्पाईवेयर यूज करते होंगे, इवन अपने ब्राउजर में भी एक ऑप्शन होता है जिसमें हम पॉपअप जो आपकी विंडोज होती है उनको ब्लॉक कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने ऐसे किया है? जो कुकीज़ होती हैं, जो कुकीज़ आप लोगों के कंप्यूटर में अपने आप सेव हो जाती है आके, क्या आप लोगों ने उन्हें ब्लॉक किया है कभी? क्या उनको फ़िल्टर किया है? या इस तरीके की कोई भी एडवांस सर्विसेज़ है जो आप लोग यूज़ करते हैं? ये भी आप लोग मुझे बताइए। साथ ही साथ आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगर आप लोगों ने कभी भी कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है या कोई भी आप लोगों ने एंटी मैलवेयर सिस्टम यूज़ किया है या सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, तो आपने क्या किया है उसके अगेंस्ट, है ना? क्या आप लोगों ने फाइनेंशियल या फिर डेटा स्टीलिंग मैलवेयर है जो आपने यूज़ किया होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाती हूँ कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन। मान लो कि आपने कभी कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल लिया है। जैसे आप लोगों के फ़ोन में हमेशा से वो दिखाता होगा, जब भी आप कुछ गूगल पे सर्व करते हो, क्रोम पे सर्व करते हो, आप कोई भी चीज़ है जो गूगल प्ले से डाउनलोड करते हो, तो आपको बताता है क्लीन अप करके एक एप्लीकेशन आती है। आपकी कैश मेमोरी को मैं क्लीन कर दूँगा, आपकी मेमोरी को बहुत फ़ास्ट कर दूँगा, आपका जो फ़ोन है वो और ज़्यादा फ़ास्ट हो जाएगा, वो बहुत तेज़ी से काम करने लग जाएगा। इस तरीके से पॉपअप्स जो होते हैं वो हमारे सामने आते हैं, है ना? और उन पॉपअप्स का इस्तेमाल करके कभी-कभी हम लोगों ने क्या किया है, उनको इंस्टॉल भी किया है। ऑन डिमांड जो है वो एंटीवायरस टूल की जैसा आप लोगों के लिए काम करे, जो रियल टाइम में आपको प्रोटेक्शन देने की बातें करते हैं, कैश मेमोरी में आप लोगों की हेल्प करते हैं, रियल टाइम इंटरनेट ट्रैफिक स्कैनर जैसी चीज़ें भी होती है। ये क्या करती हैं, बेसिकली आपके जो भी मैलवेयर्स होते हैं, अच्छा मैलवेयर्स होते क्या हैं? सिंपली समझिए, मैलवेयर मतलब वो सारे डरावने चेहरे, भई बेसिकली मैलवेयर मतलब वो इंसान होता है जो बेसिकली आपके सिस्टम के अंदर क्या करना चाहता है, मैलिशियस कंटेंट पहुंचाना चाहता है। ये वो डाकू मंगल सिंह काम है भाई इसका, है ना? ये क्या करना चाहता है, आपके सिस्टम में कुछ चोरी वगैरह करना चाहता है, कोई तो इंटेंट इसका गलत है, मैलिशियस इंटेंट है इसका, है ना? तो इसके लिए भी आप लोगों ने ट्रैफिक स्कैनर जैसी कोई चीज लगाई हो कि भाई ये जिस ट्रैफिक से आ रहा है ना, वहीं पर हम लोगों ने एक स्कैनर लगा रखा है, वही हमको बता देगा कि भाई देखिए ये जो है डाकू जी आ रहे हैं, प्लीज आप बिवेयर रहिए, है ना? ऐसी भी आपकी एप्लीकेशंस आती है, ऐसी आती है, जेन्युइनली ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं गाइस। मैलवेयर डिटेक्शन और रिमूवल सॉफ्टवेयर कि अब आ गया है सिस्टम में, तो उसको कैसे डिटेक्ट करना है और कैसे रिमूव करना है, उसके लिए भी आपके सॉफ्टवेयर्स आते हैं। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन है आपके सामने, क्या वेबसाइट सिक्योरिटी स्कैनर नाम की चीजें भी आती है, जो क्या करती है, जिन भी वेबसाइट्स को आप सर्व कर रहे हो ना, उन सभी वेबसाइट्स के अंदर आप लोगों के लिए एक स्कैनर लगा देती है, उन सारी वेबसाइट्स को है सर्व करती है, बताती है आप लोगों की कि इसमें है ना कि मैलवेयर है या नहीं है, कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है तो उसके बारे में आपको बता देगी, कोई भी सिक्योरिटी लूप होल्स इनको लगता है तो ये आप लोगों को क्या करती है, बता देती है अपनी तरफ से। तो क्या आपने ऐसा किया है कि कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर रहे हो, जो भी फाइनेंशियल या डेटा स्टीलिंग मैलवेयर होता है उसके अगेंस्ट, क्या आप ऐसा यूज करते हैं? ये और भी ज्यादा एडवांस वर्जन हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है कि क्या आप कोई बैकअप सॉल्यूशन लेके चलते हो? आप सभी को मैं एक कॉमन एग्जांपल से समझाती हूँ, सिंक। देखिए गाइस, सिंक क्या होता है? जैसे आप लोगों ने कभी-कभी नया फ़ोन जब लिया होगा, तो आप मुझे याद करके बताइएगा कि क्या आपने ऐसा किया है कि एक-एक कॉन्टैक्ट को सेव किया था दोबारा से अपने नए फ़ोन के अंदर? क्योंकि ऐसा होता है ना कि ज़रूरी तो नहीं है आपने सारे कॉन्टैक्ट अपने सिम पे सेव करे हो कि सिम चेंज करते ही चलो कोई भी बात नहीं, पुराने फ़ोन को आप फेंक देते हो। ऐसा तो नहीं होता है ना? हम बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी मेमोरी होती है जो मेरी फ़ोन मेमोरी में होती है। अब उसके डेटा को आप कैसे दोबारा से नए स्मार्टफ़ोन के अंदर डालते हैं? हम करते हैं सिंक, और सिंक करते समय पर वो आप लोगों से माँगता है एक ईमेल आईडी। उस ईमेल आईडी को जैसे आप पुट ऑन करते हैं अपने नए फ़ोन के अंदर, आप देखते हैं ऑटोमैटिकली सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, सारी मेमोरी आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बैकअप करना।
यानी कि आप जो भी अपना डेटा आपके फ़ोन में यूज़ करते हो, वो कहीं न कहीं ऑलरेडी सेव हो रहा है, बैकअप उसका चल रहा है। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से बात करूँ डेटाबेसेस के अंदर, तो डेटाबेसेस के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है, डेटाबेस कुछ भी नहीं है, एक तरीके से बहुत बड़ी रिपॉज़िटरी है, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा सेव हो रहा है। उस डेटा का भी क्या होता है, टाइम टू टाइम उसका भी एक बैकअप होता है और ये जो डेटा रखा जाता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं डेटा वेयरहाउसेस। और कुछ नहीं है, ये जो टर्म्स होती है, कॉमन कॉमन टर्म्स आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, इसे हम लोग बोलते हैं डेटा वेयरहाउस, जहाँ पर सारा डेटा जो है वो बैकअप करके रखा जाता है। अब वो बैकअप जो है वो कैसे टाइम में किया जाता है, वो अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट हो सकता है, एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट हो सकता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे डिपेंड हो सकता है। मान लो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेली अपडेट होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वीकली बैकअप होता है, जैसे कि व्हाट्सएप में भी आपसे पूछता है। व्हाट्सएप जब आप खोलो ना तो वो आप लोगों से पूछता है कि बैकअप आप कब चाहते हो? नेवर का भी एक ऑप्शन आता है, बोलता है कि वीकली बैकअप करो, मंथली बैकअप करो, है ना? गलती से मैंने एक बार नेवर कर दिया तो मेरे सारा व्हाट्सएप का डेटा उड़ गया था, व्हिच इज़ वेरी कॉमन। हम लोग अक्सर ऐसा चीज़ें करते हैं जब हम लोग उसको उसको नया-नया यूज़ करते हैं। तो आपने ऐसा क्या यूज़ किया हुआ है? क्या ऐसा कोई गूगल अकाउंट है या ऐसा कोई क्लाउड अकाउंट है जो आप लोग यूज़ करते हो? यहाँ पर मैंने 2 बार क्लाउड का नाम लिया। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की, तो वो ये सोच रहा होगा कि यार ये इतनी देर से साइबर सिक्योरिटी की बातें कर रही है और क्लाउड, क्लाउड, क्लाउड क्यों बोल रही है? देखिए गाइस, यहाँ पर क्लाउड का मतलब और कुछ भी नहीं है। क्लाउड का मतलब है एक तरीके से इंटरनेट। हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर क्लाउड जो है वो एक तरीके का मेटाफर है जो आप यूज करते हो इन द नेम ऑफ इंटरनेट। तो क्लाउड मतलब इंटरनेट ही समझ लीजिए, ठीक है ना? इंटरनेट पर अगर आपने कोई ऐसा बैकअप प्लान लगा रखा है कि वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पर आपका जो डेटा है वो ज्यादा वहां पर स्टोर होके जा रहा है, क्या आप ऐसा करते? नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मान लो कि आप अपने गैजेट्स को, अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जो डिजिटल इक्विपमेंट्स आप यूज करते हो, या जो भी आप लोगों का जो भी प्लेस है जहाँ पर आप अपना डेटा रखते हो, क्या आप उस डेटा को ज़्यादा समय शेयर करते हैं? क्या उन शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स को आप सेफ रखते हो? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भी पता है कि आपका लैपटॉप, मान लीजिए आप हो और आपके भाई-बहन हैं घर में। तो क्या आप अपना लैपटॉप सिर्फ़ आप ही यूज़ कर रहे हो या और भी कोई है जो उसे यूज़ कर रहा है? हो सकता है कि ऑफ़िस के एनवायरनमेंट के अंदर आप जिस पीसी पर बैठे हैं, आप जिस सिस्टम पे बैठे हो, कल उस सिस्टम पे कोई और काम कर रहा हो। तो इस तरीके से क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपने एक सेटअप किया हो, जैसे कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हो ना तो वो 2 मोड में ओपन होता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर मोड में होता है और एक आपका यूज़र मोड में होता है। वहीं पर भी एक और तरीका होता है कि गेस्ट अकाउंट भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने अपने हार्डवेयर डिवाइसेज़ के लिए लिमिटेड एक्सेस वाला ही सेटअप करा हुआ है कि भई कम से कम लोग ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्या आपने ऐसा कभी किया है? ये थोड़ी एडवांस चीज़ें होती हैं जो हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया हुआ है कि व्यू ओनली परमिशन गिवन है, उसमें कोई भी एडिटिंग आप नहीं कर सकते हो? क्या आपने जो आपके प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस मतलब कि आप लोगों ने ये जो परमिशन है कि आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, हार्डवेयर रिसोर्स हो सकता है या सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो सकता है, उसको जो है एडिट करने के प्रिविलेजेस आप लोगों ने कट डाउन किए हुए हैं। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से जो लॉगिन करता है वही कर सकता है ऐसा। या आप लोगों ने जो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाई हैं, उनको आपने कितने टाइम तक बैकअप किया है और कितने सारे लोग हैं जिनसे आपने शेयर किया है। जितने लोगों से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उन सबका भी जो लूप होल है वो क्रिएट हो सकता है, वहाँ से भी हो सकता है कि आप पर अटैक हो जाए, है ना? या फिर आप लोग ने जब भी कोई भी चीज़ डिलीट करने के बारे में सोचा है, कोई भी इम्पोर्टेंट फाइल को, डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने के लिए आपने कभी भी ट्राई किया है, तो क्या आपके अलावा जब ऐसा कोई और करता है, तो आपको इन्फॉर्म होता है या नहीं इन्फॉर्म होता है? ये बिल्कुल घर की जैसे सिक्योरिटी करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिक्योरिटी के सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या आपने कभी ऐसा किया है? उसके अलावा बात आती है कि किस तरीके से आप अपने पासवर्ड को मैनेज करते हो। आपका जो पासवर्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है? क्या कभी आपने सोचा है कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है? चलिए, वेबसाइट्स तो हमसे बोलती है कि इतना कैरेक्टर होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कैपिटल, स्मॉल, ये तो चलिए ठीक है। बट कभी-कभी आपने खुद से सोचा है कि आप जो अपना पासवर्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टोर कर रहे हो? आपका जो पासवर्ड मैनेजर एप्लीकेशन है, क्या आपने ऐसी कोई एप्लीकेशन यूज़ करी हुई है? जैसे मैंने आप लोगों को एक बहुत पहले एक एग्ज़ाम्पल दिया था और मैंने आप लोगों को बोला था, अक्सर हम क्या करते हैं, हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं पासवर्ड बनाने के लिए। पर उससे बेटर ऑप्शन होता है कि अगर हम लोग फ्रेजेज़ यूज़ करें, है ना? अगर हम लोग फ्रेज़ यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होता है कंपैरेटिवली जब हम लेटर से एक वर्ड बनाते हैं। तो वर्ड की जगह अगर हम लोग फ्रेजेज़ यूज़ करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ वो मानते हैं कि ये जो सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर ऐसे पासवर्ड्स लगे होते हैं जिसमें फ्रेजेज़ होती है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होते हैं ब्रीच करना या फिर उनको तोड़ना डिफिकल्ट होता है ना?
इसके अलावा कोई मैनेजर एप्लीकेशन है, ऐसी एप्लीकेशंस भी आती है जो आपके पासवर्ड को मैनेज कर सकती है। क्या आप वो यूज़ करते हैं? भई उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? क्या आपको पता है? आप सेम पासवर्ड से कितने अकाउंट लॉगिन कर रहे हो? जैसे कि हमारा गूगल अकाउंट, हमारा जीमेल अकाउंट, हमारा बैंक का अकाउंट, मेरे घड़ी का अकाउंट, फ़ोन का अकाउंट, सारे के सारे अकाउंट मैं एक ही उससे चला रही हूँ अगर पासवर्ड से। क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ में? आप अपना जो पासवर्ड है वो कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करते हो? या हर बार फॉरगेट पासवर्ड पे जाके हर बार एंट्री के टाइम पर चेंज करना पड़ता है क्योंकि याद ही नहीं रहता है? क्या आप अपने पासवर्ड को अपने कंप्यूटर के अंदर ही सेव करते हो? और कभी-कभी ऐसा होता है कि भई पासवर्ड ढूँढने के लिए फॉरगॉट पासवर्ड करना पड़ता है, फिर पुराने पासवर्ड को ढूँढते हो और दोबारा से लॉगिन करते हो। ऐसा भी आप लोगों के साथ हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के पासवर्ड के साथ आप करते हो, पासवर्ड को मैनेज करने के लिए। क्या आप अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखते हो रेगुलरली? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे साथ में होती है, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर हमारे स्मार्टफ़ोन्स में होता है स्पेशली, मैं स्मार्टफ़ोन्स की बात करूँगी। हम क्या करते हैं, उसको अपडेट नहीं करते हैं। अगेन मैं क्या बोलूँगी, मेमोरी। हमको ऐसा लगता है उसको अपडेट करने से यार वो मेमोरी ज़्यादा कंज़्यूम करेगा और अगर ज़्यादा मेमोरी कंज़्यूम करेगा तो यार मेरे जो फ़ोन है वो स्लो हो जाएगा। ये एक कॉमन इंडियन मेंटालिटी होती है। मेरे को लगता है हर कोई हम में से ये सोचता है, 99% लोग हम यही सोचते हैं। बट एक्चुअली गाइज़ क्या आप भी है जो ऐसा करते हो? क्या आप सॉफ्टवेयर का जब लेटेस्ट वर्जन आ जाता है, तो क्या आप वाक़ई में उसे इंस्टॉल दोबारा करते हो? आई मीन टू से उसे अपडेट करते हो, रीइंस्टॉल करते हो या नहीं करते हो? या जो आपकी सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स है या जो आपके पैचेज़ हैं, जो सॉफ्टवेयर के अपडेशन के साथ में उसके नए वर्जन में आते हैं, क्या आप उसको ऑटोमैटिकली अपडेट होने देते हो? इन दोनों में से ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप लोग करते हैं अपने सिस्टम के अंदर? ये आप लोगों को मुझे बताना होगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आप लोग रेगुलरली अपडेट करते हो ना इस तरीके के कुछ आपकी एप्लीकेशंस होती है जैसे ओरेकल जावा हो गया, एडोब रीडर हो गया, एडोब फ्लैश हो गया। आपको अगर पीडीएफ आप रेगुलरली पढ़ते हो तो आपके सिस्टम में एडोब आप ज़रूर यूज़ करते होंगे। तो इनको माना जाता है कि इनको रेगुलरली अपडेट करना होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा हैकिंग जो है, एक्सप्लॉइटेशन जो है इन्हीं का होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ भी हो रहे होते हैं। तो इनको आप रेगुलरली अपडेट कर रहे हो या नहीं अपडेट कर रहे हो, ये भी आप लोगों को अपने आप से पूछना होगा। और ये सारे क्वेश्चन पूछ के अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या आप सिक्योर हो या नहीं हो। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैंने अभी तक कोई भी ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं बोला बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉन कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट जिसको कंप्यूटर समझ भी नहीं आता है और एक ऐसा इंसान जिसको समझ में आता है, उन दोनों के लिए ही ये कॉमन सवाल थे। चलो एक बोनस क्वेश्चन है जो भी मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर को थोड़ा बहुत समझते हैं कि कौन-कौन से मेजर साइबर अटैक्स हैं जिनके बारे में वो जानते हैं। ऐसे इन्फेक्शियस मैलवेयर्स होते हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर के वर्म्स के बारे में आप लोगों को बताया है, वायरसेस के बारे में आप लोगों को बताया है। ऐसे कंसीलमेंट वायरसेस भी होते हैं, ठीक है? फिर इसके अलावा कुछ होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जैसे स्पाईवेयर, एडवेयर, बॉटनेट, कीस्ट्रोक लॉगिंग्स। ये क्या करता है? ये कीस्ट्रोक को लॉग कर लेता है। जो-जो आपने टाइप किया है, वो टाइप जो आपने किया है उसे रिकॉर्ड कर लेता है और अपने मालिक को, वही काली पहाड़ी वाला जो है, उसको भेजता रहता है। फिर वो आपकी जगह पर आके आपके सिस्टम में लॉगिन कर सकता है और आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स से भी डील कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा और 50,000 की शॉपिंग भी आप कर लोगे आराम से सोते-सोते। है ना? ऐसा भी आपके साथ होता है। तो इस तरीके की जो सारी चीज़ें होती हैं, क्या आप लोग इनके बारे में अवेयर हैं? ये एक बोनस क्वेश्चन है जो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ। कितना आप इनके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगले आने वाले वीडियो के अंदर मैं ज़रूर आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करूँगी। आज का वीडियो जो था उसमें मैं आप लोगों से यही डिस्कस करना चाहती थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी कि ऐसा क्या है जो आप लोग करते हो अपने सिस्टम के अंदर? क्या आप अवेयर हो कि कैसा इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो? क्या आप अवेयर हो कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जो हम नहीं करते हैं? अगर आप इन 10 सवालों का या इंक्लूडिंग द लास्ट बोनस क्वेश्चन इन 11 सवालों का जवाब अपने आप में ही सोचोगे, तो भी आप एक अच्छी पोज़ीशन पे आ जाओगे समझने में कि यार क्या मैं वाक़ई में सिक्योर हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि जब तक खुद पर नहीं बीतती है ना गाइस, तो कभी भी कोई सब्जेक्ट में तो छोड़ो, कभी भी आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, आने वाले समय में ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सिर्फ़ मैं पढ़ाने के तौर पे नहीं बता रही हूँ, जेन्युइनली ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम में आएगी। आपकी डे टू डे लाइफ में काम करती है। बिग बास्केट से लेकर ग्रोफर्स तक देख लो, अमेज़न से लेकर फ्लिपकार्ट से देख लो, अनअकैडमी से लेकर और कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट देख लो, हम हर जगह इस वक़्त अपने ऑनलाइन अपने डिजिटल गैजेट से एंट्री कर रहे हैं। तो क्या हम अपने लिए लूप होल्स क्रिएट कर रहे हैं? क्या हम वाक़ई में अपने आप को ही वल्नरेबल बना रहे हैं? इस सवाल को आपको अपने आप आंसर करना होगा और उसी के बाद आपको समझ में आएगा इन सब चीज़ों के बारे में।
हे गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, क्यों ये चीज़ मैं कर रही हूँ। ये मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो बनाना या सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लेके आना नहीं है। मेरा मकसद है आप लोगों को अवेयर बनाना, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पर। तो ये वीडियो उन सभी लोगों से शेयर करिएगा, जो सभी लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वही है, टारगेट ऑडियंस मेरी वो सब लोग हैं, जो इस वक़्त स्मार्टफ़ोन या डिजिटल गैजेट्स को यूज़ करते हैं, बट बिल्कुल भी इनको ख़याल नहीं है। खास करके मैं ओल्डर पीपल की बात कर रही हूँ, हमारे गार्जियंस और हमारे पेरेंट्स की। इस समय पर सबसे ज़्यादा हमसे भी ज़्यादा स्मार्टफ़ोन वो यूज़ कर रहे हैं। तो उनको ज़रूर ये वीडियो दिखाइएगा और उनसे पूछिएगा कि आखिर आप अपने सिस्टम में करते क्या हो? या सिर्फ़ यूट्यूब चलाते हो और यूट्यूब को बंद कर देते हो? अच्छा, यूट्यूब को भी अच्छे से बंद नहीं करते हैं वो, कभी भी लॉग आउट ही नहीं करते हैं किसी चीज़ से, जो गूगल पे देखा चल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उनसे ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। बाकी इसी तरीके से अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आता है, समझ में आता है, आप अपनी तैयारी करना चाहते हो अनअकैडमी पर, तो देखिए गाइज़, मैं इस वक़्त 2 कोर्स आप लोगों के लिए ऑफ़र कर रही हूँ। एक तो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है, यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूँ तो, और जो पेपर 1 है उसमें मैं मैथमेटिक्स का बैच है जो आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। तो 18 नवंबर से या 19 नवंबर से एक्चुअली में आपका ये जो कोर्स है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की प्लान कर रहे हो, अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हो और मेरा एक ही मकसद है अनअकैडमी जॉइन करने का, मैं यहाँ पर आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ एजुकेशन के लिए, और सिर्फ आपकी एजुकेशन नहीं, अपनी एजुकेशन के लिए। तो थोड़ा आप लोगों को सिखाऊँगी, थोड़ा आप लोगों से सीखूँगी। तो अगर ऐसे माहौल बनाकर पढ़ना चाहते हो, ट्रेनिंग नहीं लेनी है, अगर एजुकेटेड बनना चाहते हो, तो आप लोग जॉइन कर सकते हैं। आपको पता है ये मोस्ट पॉपुलर जो है वो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन होता है। वो इसलिए नहीं कि ये 12 महीने का है, 1 साल, ऐसा बात नहीं है। देखो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए डेडिकेटेड आपको एटलीस्ट 1 साल का समय लगाना चाहिए, और 12 महीने के अलावा 24 महीने का मैं क्यों हमेशा सपोर्ट करती हूँ, ये उन लोगों के लिए होता है कि जो लोग आराम से अभी यूनिवर्सिटी में हैं और आगे प्लान कर रहे हैं नेट का एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर आप लोग इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी में लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, तो इंश्योर कर लो अपना सब्सक्रिप्शन। 10,000 के आसपास आपका सब्सक्रिप्शन पड़ेगा आफ्टर यू अप्लाई अ रेफरल कोड। रेफरल कोड से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलता है, और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करना चाहते हैं, तो वो है अदिति 10। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसको बेसिकली आप ऐसा यूज़ करिए कि ये एजुकेटर को सपोर्ट करने का आपका मीन्स होता है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे, तो आप ये रेफरल कोड कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो पढ़ने के लिए कभी कोई मनाही है नहीं। आराम से पढ़िए, सीखते जाइए, और ट्रेनिंग नहीं, एजुकेशन की तरफ जाइए। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नया कोर्स जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ये पसंद आएगा, और अगले वीडियो के लिए भी आप इसी तरीके से अवेट करेंगे और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताएँगे कि वाक़ई में आप लोगों को ये नया कोर्स अच्छा लगा या नहीं लगा। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर करके जाइएगा अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगा, थोड़ा भी एंगेजिंग ये वीडियो लगा तो। शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये अवेयरनेस वाला वीडियो है और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और अपने आप से ये 10 सवाल जो है वो पूछें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगला जो आपके लिए क्लास आए उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।